तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों अब हमारा जो है फिजिक्स का टर्न आ चुका है और देखिए पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम था उस पर मैंने लास्ट किया था। उसके बाद मैंने बल का नियम भी आपको बताया था उसी में कि बल का नियम क्या होता है। तो न्यूटन के जो गति विषयक नियम थे उन पर मैंने चर्चा कर ली है। तो अब एक नियम और नया नियम आता है हमारे पास निकल के। उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी तह तक जाना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संवेग। संवेग संवेग होता है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है मोमेंटम, तो देखिए ये सबसे पहले संवेग क्या होता है इसको देखना होगा। ठीक है, तो संवेग में क्या होगा कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, तो कोई गतिमान वस्तु होगी, गतिमान वस्तु होगी, ठीक है, गतिमान वस्तु। तो गतिमान वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, गतिमान वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान तो होगा ही होगा, और वो जिस वेग से चल रही है, ठीक है, जिस वेग से चल रही है, यानी कि उसका वेग। तो गतिमान वस्तु का द्रव्यमान तथा वह जिस वेग से चल रही है उस वेग का गुणनफल, गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है, कहलाता है। ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, ये आप समझ गए होंगे। संवेग तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गई संवेग की परिभाषा। अब देखिए संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv, ठीक है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v होता है वेग यानी वेलोसिटी। चलिए अब इसका मात्रक बनाते हैं सिंपल। तो संवेग का जब आप मात्रक बनाओगे, संवेग का मात्रक, आप चाहो तो इसकी विमा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि विमा नहीं लिखी जाएगी। द्रव्यमान की विमा कैपिटल M हो जाएगी, वेग की LT की घात -1 हो जाएगी, तो इसकी आप विमा भी लिख सकते हो, संवेग की विमा भी आप लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इसका मात्रक बनाना। तो देखिए मात्रक आपको पता है, अगर मैं इसका एमकेएस पद्धति के अनुसार अगर इसका मैं मात्रक बनाऊं तो क्या बनेगा। देखिए द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? एमकेएस पद्धति के अनुसार, यानी कि किलोग्राम में मापते हैं। तो द्रव्यमान तो आपका किलोग्राम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर वेग का मात्रक निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बताओ भाई, हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यही तो होता है। तो ये आपका किस में हो गया? ये तो आपका हो गया भैया सीधे सीधे संवेग का मात्रक आपका एमकेएस पद्धति में। और वहीं अगर छोटा सा चेंज आ जाएगा, अगर मैं इसका मात्रक आपके सामने सीजीएस पद्धति में अगर मैं लिखूं तो क्या चेंज आएगा? वो चेंज ये आएगा कि द्रव्यमान जो होता है वो हम क्या कर देते हैं, द्रव्यमान हमारा नापते हैं हम ग्राम में। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने होता है आपका? 1000 ग्राम होता है। तो सिंपल 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। वहीं आपका 1 मीटर में कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है आपका। सेकंड आपका इतना ही रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि संवेग के मात्रक जब हम सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो बस कुछ नहीं आएगा, छोटा सा चेंज आएगा। जो द्रव्यमान होगा उसे हम ग्राम, जो किलोग्राम की वैल्यू होगी उसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। और जो हमारी मीटर में वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि जो वेग जो मीटर में दे रखा होगा उसे हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा मात्रक बन जाएगा। तो अगर इसका मैं सही मात्रक बताऊं तो वो होगा ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति से ये होगा। ठीक है, तो आप संवेग के बारे में इतनी जानकारी अगर आपको मिल गई तो आप समझ लीजिए संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में बहुत ही आराम से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। और चलिए, तो अब इतना समझ ही गए हैं तो संवेग संरक्षण का नियम पहले कर लेते हैं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसका प्यारा सा। ठीक है, तो सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, का नियम। तो ये नियम जो है
इसके लिए देखिए एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो क्या होती है कि किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन ना लिखकर आपको इतना समझा दूं कि संवेग संवेग जो होगा, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होगी किसके, उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के, लगने वाले बाह्य बल के, ठीक है, बाह्य बल। इतनी बात अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए संवेग संरक्षण का नियम आपकी मुट्ठी में हो गया। कैसे हो गया? अगर मैं आपको बोलूं कि हम संवेग को किससे दर्शाते हैं, आप बोलोगे पी से दर्शाते हैं। अगर मैं इसमें परिवर्तन की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? तो समय के सापेक्ष ही तो परिवर्तन होगा। तो मैं कह दूं अगर इसको dp ओवर dt, बताओ कोई दिक्कत? तो ये बोलोगे बिल्कुल हाँ भैया ये तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। तो ये बराबर होगी आपकी F के बराबर। F यानी कि वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, गतिमान वस्तु, अब मैंने उस पर बल लगाया, मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर मैंने बल लगा दिया, मान लीजिए मैंने उस पर बल लगाया कि वो अगर गतिमान है तो गतिमान वस्तु पर जब मैं बल आरोपित करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसे रोकने की कोशिश करूंगा। तो वो जो बल आरोपित होगा तो उसका संवेग जो होगा वो उसी के हिसाब से परिवर्तित होगा जैसा मैं उस पर बल लगाऊंगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए संवेग में उसका कुछ भी है तो मैं जैसे ही उस पर बल आरोपित करूंगा तो वो क्या करेगी, रुक जाएगी बिल्कुल, तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा। वहीं वहीं एक बात यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि अगर मान लो एक होता है संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था संवेग संरक्षण के नियम का। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो समझ लीजिए आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो समझ लीजिए संवेग संरक्षण का आपके यहीं से बन जाएगा आपके दिमाग में। एक बात बताओ, एक बात यहाँ पर सोचो, मैंने बोला कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। ये बात तो आप समझ गए। जब ये बात समझ गए तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार जब बाह्य बल के बराबर है तो संवेग संरक्षण यानी कि संवेग जो होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, कोई परिवर्तन ना हो उसमें। तो अब एक बात बताओ, जब संवेग में परिवर्तन ना हो तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी होना ये है कि जो ये बाह्य बल है ये ना लगे। जब ये लगेगा नहीं तो संवेग बिल्कुल भैया जो है वही रहेगा। संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी आपकी? शून्य हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? चलिए, तो उसके लिए मान लीजिए मैंने मान लिया F बराबर शून्य, शून्य यानी कि शून्य, F बराबर जीरो रखने पर यानी कि बाह्य बल जीरो मान लिया हमने, 0 न्यूटन बाह्य बल लगेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर हम 0 न्यूटन बल आरोपित कर रहे हैं, तो 0 न्यूटन जैसे ही हम उस पर बल लगाएंगे तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर आपको पता है dp ओवर dt होती है। तो जैसे ही मैं F की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? शून्य हो जाएगी। तो ये dt कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो dp बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। तो ये जो dp बराबर 0 आया तो आपको पता है dp क्या होती है? संवेग में परिवर्तन की दर होती है। तो ये तो 0 आ गई। जब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब संवेग संरक्षित रहा, संरक्षित रहा मतलब सुरक्षित रहा। तो सुरक्षित रहा तो समझ लीजिए यही क्या कहलाएगा? आपका संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। अगर इसको मैं परिभाषा के तौर पे कहूँ तो किसी वस्तु की परिवर्तन की दर आपको मैंने बता दिया है। तो यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना हो तो उस वस्तु का क्या होता है? जो संवेग होता है यानी कि जो संवेग होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि उसके जो संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यह नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, जिसके लिए F बराबर 0 न्यूटन होना आवश्यक है, यानी कि बाह्य बल कोई भी आरोपित नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ गए आप? अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी से रिलेटेड अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं इसी प्रकार कि है संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए इसी प्रकार से बिल्कुल। अब देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूंगा, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के बराबर होती है। तो बिल्कुल जो मैंने अभी बताया था कि संवेग, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं कोई दिक्कत? संवेग परिवर्तन की दर इक्वल होती है किसके? बाह्य बल के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ये बात जब हमें प्रूव करनी है तो हमें देखिए क्या चीज़ बताना है, हमें बताना है
कि dp/dt इज इक्वल टू f, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। क्या ये चीज़ हमको प्रूव करनी है? तो इसके लिए देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो संवेग शब्द आया है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो संवेग क्या होता है पहले तो आप ये बताइए। तो आप बोलोगे कि आपका संवेग बराबर होता है भैया कि संवेग अगर p लिखेंगे तो mv, ये आपका संवेग होता है। बताओ भाई, यही होता है बिल्कुल। अब ये आपका संवेग होता है, तो ये बताओ, ये आपके सामने एक छोटी सी समीकरण टाइप की लग रही होगी, p बराबर mv, बिल्कुल लग रही है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो मुझे बिल्कुल इस टाइप की फॉर्म मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी। बताओ भाई, अभी तो ये संवेग है, अब मुझे इसमें परिवर्तन कराना है। तो परिवर्तन कराना है तो मैं इसकी किस प्रकार से कर सकता हूँ, देखिए। तो अगर मैं इसके समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं, मैं इसका क्या करेंगे, जो ये आपके सामने जो संवेग की जो क्या कंडीशन होती है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर एम बी। तो अब इसका क्या करना है, t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या, अवकलन करना है, ठीक है, यानी कि डिग्रेशन करना है इसका। तो अवकलन करने पर अब जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे, अब इसमें चेंज देखो, तो क्या लिखोगे, इसे dp/dt हो जाएगा, ठीक है। और द्रव्यमान क्या हुआ, द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान को तो आप m ही लिखोगे, क्योंकि भैया इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस क्योंकि द्रव्यमान कैसे, अब एक बात बताओ, समय के सापेक्ष द्रव्यमान बदल जाएगा। अगर मान लो किसी वस्तु का 1 सेकंड में द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो आगे जब दूसरा सेकंड हो जाएगा तो क्या उसका बढ़ जाएगा, या 1 पॉइंट कुछ किलोग्राम हो जाएगा, या 1 से घट के कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, द्रव्यमान तो नियत रहेगा। तो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी, तो इस भैया इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा हर सेकंड पे। अच्छा एक बात बताओ, आप बाइक वगैरह तो सारे लोग चलाते हैं, तो बाइक चलाते समय एक बात बताओ, क्या तुम्हारी चाल नियत रहती है? बिल्कुल। अगर 40 से निकले तो 40 की ही रफ्तार से चलते हो क्या? नहीं चलते ना, बीच बीच में कम भी कर लेते हो। तो वही है यहाँ पे, तो वेग है, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि dv/dt ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताओ भाई, समय के सापेक्ष ये परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो एक बात जरा मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर, कि मैंने कहीं पर इसके बारे में पढ़ा है। जल्दी से इसके बारे में सोचो, क्या पढ़ा है मैंने, आपने भी पढ़ा होगा। तो मुझे एक बात पता चली है, अगर मैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे कुछ नई चीज मिलती है। जल्दी सोचो क्या मिलती है, दिमाग में सोचो। तो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी dv/dt जब भी हमें मिलता है तो हमें मिल जाती है एक नई राशि जिसे हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। एक नई क्वांटिटीज मिल जाती है जिसे हम त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ये छोटी छोटी बातें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी। तो अब बताओ, ये dv/dt की जगह अगर मैं a रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो dp/dt इज इक्वल टू m इंटू ए। बताओ भाई, अब एक मिनट अभी जरा थोड़ा सब्र करो। अब ये m इंटू ए आया, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब ये बताओ क्या होता है। तो अब आप बोलोगे, देखिए ऐसे नहीं कह सकते, आपने देख लिया बोले अरे द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये तो भैया बल का सूत्र है, लगा दो। नहीं, सिस्टोमेटिक तरीके से चलना है। वो कैसे, आप बोलोगे न्यूटन के द्वितीय गतिविषयक नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति विषयक नियम से, द्वितीय गति विषयक नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था कि वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब बताओ, जो m इंटू ए है, ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, F बराबर m इंटू ए। तो ये बताओ, m इंटू ए की जगह मैं ये रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं ये रख देता हूँ सिंपल, dp/dt इज इक्वल टू F। और बताओ भाई, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगने वाले बाह्य बल के बराबर होगी, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आपको करना है, सिंपल। तो ये एक न्यूमेरिकल था छोटा सा, बिल्कुल हो गया।
ये समझाया इसीलिए था क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। ये संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है थोड़ा थोड़ा। इससे आपको कितनी बातें समझने को मिलती है, 3 से 4 बातें समझने को मिलती हैं, इसीलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक छोटी सी और नई चीज़ पर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। इस वीडियो में आवेग को भी हम पूरा कर लेंगे कि आवेग क्या होता है। ठीक है, आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आवेग क्या होता है? सबसे पहली बात तो किसी वस्तु पर बहुत ही अल्प समय के लिए कोई भी बल लगाया जाता है तो वह समय अंतराल और जो भी उसके मध्य क्या होगा, जो बल हमने आरोपित किया होगा, तो बल और उस समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी। अब समय, अल्प समय की बात कर रहा है, अल्प समय मतलब बहुत ही कम। तो बहुत कम समय के लिए जब बल आरोपित किया जाता है तो वो आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। ठीक है, तो इनका गुणनफल यानी कि आवेग को हम प्रदर्शित, देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि कोई वस्तु होगी, कोई वस्तु होगी, ठीक है, तो जो वस्तु होगी उस पर क्या करेंगे, उस पर बहुत ही अल्प समय के लिए, उस पर बहुत ही अल्प समय के लिए बल आरोपित किया जाए। क्या बल आरोपित किया जाए तो उस समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल तथा बल का गुणनफल, बल का गुणनफल क्या कहलाएगा भैया? आपका आवेग कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ना चाहते हुए भी लिखनी पड़ जाती है भाई, क्या करें, इम्पल्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन जो होता है वो फॉर्मूले, किसी भी जिसकी भी हम राशि की बात करते हैं फिजिक्स में, उसका एक विस्तृत रूप होता है। जैसे मैं अगर बताऊं कि आवेग को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया एफ इंटू डेल्टा टी। बताओ भाई, कोई गलती की? अब यही तो मैंने आपको बताया था कि आवेग क्या होता है? वस्तु पर बहुत ही अल्प समय पे अल्प समय के लिए लगने वाले बल और उस अल्प समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यही तो मैंने बताया था, सिंपल। तो यही देखिए सूत्र से आ गया। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात को हमें इतने बड़े में डिफाइन करना पड़ता है। ये है बात पूरी। ठीक है, ये समझ गए आप? ये समझ गए। तो देखिए अब अल्प समय है, अल्प समय के लिए हम क्या कह सकते हैं? अल्प समय के लिए हम कह सकते हैं एफ इंटू डेल्टा, एफ तो है ही और डेल्टा टी लिख रखा है। डेल्टा टी यानी कि समय बिल्कुल अल्प होगा, तो अल्प होगा यानी कि डी टी होगा, यानी कि समय में परिवर्तन भी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हो बना आपका आवेग का फार्मूला। अब आवेग का ये फार्मूला बन गया है तो चलिए इसका मात्रक बनाते हैं। देखिए इसका मात्रक मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या होगा। इसका मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड होगा। न्यूटन सेकेंड क्यों होगा? क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा बल आ गया भैया, बल आ गया। एक यहाँ पे एक मात्रक बनाने के लिए क्या होता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। वो कॉमन सेंस क्या होता है, ये देखिए, आपको बल दिख रहा है तो आपको बल का मात्रक पता है न्यूटन होता है। वहीं आपको यहाँ पे टी दिख रहा है यानी कि टी मतलब सेकेंड, तो आप ये बात भी समझ गए कि भैया हाँ टी दिख रहा है यानी कि सेकेंड, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आपको यहाँ पे दिख गया ना सीधे सीधे बल और टी, यानी कि समय भी दिख गया, बल भी दिख गया, तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति सेकंड। बताओ भाई, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ये ध्यान रखना, गुणा में रहेगा क्योंकि भैया बटे उटे में नहीं है। ठीक है, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर इसको मैं अभी न्यूटन, आप देखिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा। वो छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये बताओ ये न्यूटन सेकंड है, ये किस पद्धति का मात्रक है? ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड है। ये जो मात्रक आपके सामने अभी लिख रखा है न्यूटन सेकेंड, ये है आपका एमकेएस पद्धति का। अगर इसी को मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? डाइन सेकेंड। ठीक है, तो ये आवेग का मात्रक होता है। तो आवेग का मात्रक आप याद कर लीजिएगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक बार फिर से जरा एक और छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। अब ये रिलेटेड होगा किससे? ये आपका रिलेटेड होगा आवेग से। किससे रिलेटेड होगा? आवेग से रिलेटेड होने वाला है। तो आवेग से रिलेटेड होगा तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि आपको कि जो आवेग होगा वो वस्तु के संवेग के परिवर्तन। ओहो ठीक है, तो यानी कि इनका कहने का मतलब होगा जो भी
आवेग होगा वो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये, हमें ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव डेट, ये चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, मैंने शॉर्ट भाषा में लिख दिया, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ क्या करना है कि किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ये चीज़ जब हमें प्रूव करनी है तो मैं अभी क्या छोटी सी चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या थी कि हम पढ़ के आ रहे हैं भैया एक चीज़ कि ये आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि आई बराबर एफ इंटू डी टी। बताओ, यही तो पढ़ के आ रहे हैं, यही पढ़ के आ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये सूत्र आवेग का होता है, बिल्कुल जल्दी से बताओ, यही तो था, यही तो बताया था मैंने। अब ये सूत्र है तो इसमें हमें करना क्या है, आई बराबर, अब देखिए मैंने आपको एफ की एक वैल्यू बताई थी। अब देखिए संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बाह्य बल के बराबर होती है, यानी कि dp ओवर dt इज इक्वल टू एफ। ये मैंने संवेग संरक्षण का नियम आपको बताया था, उसी से रिलेटेड है। तो संवेग संरक्षण के नियम से आप ये बात उठा लोगे, बताओ भाई, उठा लोगे ये बात। अब ये बात उठा ली तो एफ की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, तो मैंने रख दिया भैया dp ओवर dt इज इक्वल टू dt। अब देखिए dt से dt कट गया आपका, तो I बराबर क्या बचा, I बराबर आपका dp बच गया, यानी कि आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। और बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था। देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है, तो ऊपर लिख रखा है तो यहाँ पे भी मैंने प्रूव कर दिया ये लाके। देखिए इसमें मैंने किया क्या, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने किया क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो आवेग होता है, वस्तु पर लगने वाला आवेग, वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। तो बराबर होता है तो आई बराबर डीपी, हमें पता है कि संवेग में परिवर्तन को दर से किससे दिखाते हैं, डीपी से दिखाते हैं। तो डीपी से दिखाते हैं तो आई, और आई से आवेग को दिखाते हैं। तो आवेग का हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था कि आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ इंटू डेल्टा टी जो हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें हमने क्या चेंजेस किया, एफ इंटू डेल्टा टी यानी कि अल्प समय, अल्प समय को हमने समय में परिवर्तन यानी कि नग्न समय मान लिया, कम से कम सेकेंडों में, कुछ भी सही, कुछ भी हो, बहुत ही कम सेकेंड समय मान लिया, तो उसे हमने डी टी लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने डी टी मान लिया समय को, तो ये हमारा आवेग का फार्मूला बन गया एफ इंटू डी टी, आई बराबर एफ इंटू डी टी। अब देखिए एफ की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, संवेग संरक्षण के नियम से मिल जाती है, जो कि होती है डीपी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, लगने वाले बाह्य बल के। तो ये हमारा नियम था संवेग संरक्षण का। इसकी जगह से हमने क्या किया, ये जो एफ है ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी सिंपल। अब वैल्यू पुट करने पे क्या हुआ, डी टी से डी टी कट गया, यानी कि समय में परिवर्तन की दर समय में परिवर्तन की दर से कट गई। ठीक है, तो समय जो था अल्प समय से अल्प समय कट गया हमारा, तो रह क्या गया, रह गया संवेग संरक्षण की दर रह गई। तो वही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारी ये आ गई। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल करना है नॉर्मल। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर कर ली हैं और ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कल से ही इसका शुभ आरंभ या शुभ गणेश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।